नमस्कार। NCERT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। ऐसा बहुत बार होता है जब हम देखते हैं कि एक खास सब्सटेंस को, एक खास चीज़ को बहुत सारे मटेरियल्स के मिक्सचर से निकाला जा रहा होता है। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea। जब चाय बनती है तो चाय की पत्तियों को हम एक छन्नी से, एक स्टेनर से छान लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने का। सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्टेनर, एक छन्नी से चाय की पत्तियों को अलग किया जा रहा है यहाँ फिगर 5.1 में। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। अनाज के दानों को उसके डंठल से अलग किया जाता है जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है तब। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। दही या दूध को मथा जाता है ताकि उससे मक्खन निकल सके। एज वी लर्नड इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। चैप्टर 3 में हमने देखा है वहाँ गिनिंग ऑफ कॉटन होता था जिससे कॉटन सीड्स बाहर निकलते थे। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। अगर आपने अपने दलिये या पोहे में मिर्ची पाई होगी तो उसे बड़ी ही सावधानी से आपने उसे अलग निकाल दिया होगा खाने से पहले। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। अगर आपको एक बाल्टी भर के अमरूद और आम दिए जाएं और कहा जाए कि आम और अमरूद को अलग करो तो आप बड़ी आसानी से उसे अलग कर देंगे। What would you do? Pick out one kind and place them in separate container, right? आप एक तरह की चीज़ों को चुनेंगे और उसे एक कंटेनर में रखेंगे, जैसे कि आप अमरूद को चुनेंगे और उसे एक अलग बकेट में रखेंगे। Seems easy, but what if materials we want to separate are much smaller? ये बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन अगर मटेरियल्स जिनको हम अलग करना चाहते हों अगर वो छोटा हो तो कैसा रहेगा। मैंगो और गुआवा तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, इन्हें हाथ से आप चुनकर अलग कर सकते हो। Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it। सोचिए कि एक गिलास में आपको बालू और नमक को मिला कर दिया जाए। Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। तो अगर आप आम और अमरूद की तरह इसे भी हाथ से निकालने चलोगे चुन चुन के तो ये इम्पॉसिबल मालूम पड़ता है, नामुमकिन मालूम पड़ता है। But why should we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know। लेकिन पहेली सोचती है कि हम ऐसे चीज़ों को अलग अलग क्यों करना चाहेंगे। एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। नीचे है टेबल 5.1, यहाँ कॉलम 1 में सेपरेशन के कुछ प्रोसेसेस बताए गए हैं। कॉलम 2 में किस कारण से इन्हें सेपरेट किया जा रहा है वो बताया गया है, और कॉलम 3 में सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ क्या हो रहा है ये हमें बताया गया है। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो कॉलम 2 और 3 में सेपरेशन का कारण और सेपरेशन के बाद उनका क्या यूज़ है ये बताया गया है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 आर जम्बल्ड अप। लेकिन कॉलम 2 और 3 में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उन्हें जंबल कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, वो सही ऑर्डर में नहीं है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। अब हमें इन सेपरेशन प्रोसेसेस को, इनके पर्पस और इनके यूज़ को मैच करना है और इन्हें जंबल्ड से सही पोजीशन में लाना है। तो सेपरेशन प्रोसेसेस तो वही रहेंगी, अब पर्पस चूँकि जंबल्ड है तो इसे हम ठीक करेंगे। पहला प्रोसेस है हमारा सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हम यहाँ चावल से कंकड़ को निकाल रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण मैंने यहाँ मैच करके रखा है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब चूँकि चावल जब हम कुक करेंगे और राइस बनाएंगे उसके साथ हम कंकड़ नहीं खा सकते, इसलिए वो इम्प्योरिटी है, हार्मफुल कंपोनेंट है, इसलिए हम उसे हटा रहे हैं। और इसी तरह आप थर्ड कॉलम में देखेंगे कि हम इस हटाए हुए इम्प्योरिटी के साथ क्या करेंगे, इसका क्या यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ है, सेकंड वाला फर्स्ट ऑप्शन बनेगा आपका, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। ये कंकड़ हमारे किसी काम के नहीं हैं, हम इन्हें फेंक देंगे। दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। यहाँ मिल्क को, यहाँ दूध को मथा जा रहा है ताकि मक्खन निकल सके।
तो सेकंड ऑप्शन को मैच किया गया है ए के साथ, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। इसका पर्पस यही था कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स जो यूज़फुल हैं, बटर भी हमारे लिए यूज़फुल है और मिल्क भी हमारे लिए यूज़फुल है, तो इन दोनों को सेपरेट किया जा सके, इसका ये पर्पस था। और बटर और मिल्क के साथ हम क्या करते हैं, तो वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम बटर को भी यूज़ करते हैं और मिल्क को भी यूज़ करते हैं सेपरेटली। और थर्ड है हमारा सेपरेट टी लीव्स। सबसे पहले जो हमने फिगर में एग्जांपल देखा था कि स्टेनर की मदद से, एक छन्नी की मदद से चाय को छाना जा रहा था, तो ऐसा क्यों किया जा रहा था, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। अब चूंकि चाय बन गई है तो चाय पत्ती तो हम डायरेक्टली खाते नहीं, इसलिए ये अब नॉन यूज़फुल है, लगभग बेकार हो चुका है, तो इसे हम अब बाहर निकाल रहे हैं। और उस निकाले हुए चाय पत्ती के साथ हम करते क्या हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब लिक्विड चाय थी और चाय पत्ती हमारी सॉलिड फॉर्म में थी, उसे हम फेंक देते हैं क्योंकि चाय हमारी बन चुकी है। तो ये टेबल जो जम्बल्ड था ये करेक्ट हो गया है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हम देख पा रहे हैं कि किसी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले उसमें मिले हुए, उसमें मिक्स्ड नॉन यूज़फुल या हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमें बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि चावल में कंकड़ अगर मिले हुए हैं तो कंकड़ को हम बाहर करेंगे, ये ज़रूरी है चावल पकाने के लिए ताकि हम उसे खा सकें। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम दोनों ही यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं, जैसे कि मिल्क और बटर के केस में हो रहा है। यहाँ मक्खन और दूध हमें अलग अलग चाहिए, तो हम उसे चर्न करते हैं, मथते हैं और हमें मक्खन और मिल्क अलग अलग मिलता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। दो सब्सटेंसेस जो आपस में मिली हुई हैं और उन्हें सेपरेट किया जाना है, वो दोनों ही सब्सटेंस अलग अलग साइज़ की हो सकती हैं, अलग अलग मटेरियल्स से बनी हो सकती हैं। दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस। वे सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं या फिर गैस फॉर्म में भी हो सकती हैं। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो अब वे substances जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम किस तरह सेपरेट करेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के अंडर। तो नीचे है आपका 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन करने के तरीके। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम कुछ आसान तरीके सीखेंगे जिससे सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स्ड हैं उन्हें अलग किया जाता है। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। आप इनमें से कुछ एक्टिविटी को अपने आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हुए भी देखते होंगे। सबसे पहला है हमारा हैंड पिकिंग, हाथ से चीज़ों को सेपरेट करना। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल में गुआभा और मैंगो के केस में हो रहा था, अमरूद और आम को हम अलग अलग हाथों से चुन के रख रहे थे। तो सबसे पहला मेथड ऑफ सेपरेशन है हैंड पिकिंग। एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप दुकान से कुछ अनाज खरीद कर क्लासरूम लाएं और उस अनाज को एक कागज की शीट पे फैला दें। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट? क्या आपको कागज पे फैले हुए ग्रेन्स में केवल एक ही तरह का अनाज दिख रहा है? आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? क्या कागज पे जो आपने अनाज फैलाया है उसमें आपको भूसा, टूटे अनाज के दाने, कंकड़ या किसी दूसरे अनाज के दाने भी दिखाई दे रहे हैं? अगर हाँ, नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अगर आपको ये अलग अलग चीज़ें अपने ग्रेन में दिखाई दे रही हैं जो उस ग्रेन से डिफरेंट हैं, तो हम उसे हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क्स फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। ये हैंड पिकिंग का मेथड, हाथ से चुनने का तरीका तब काम आएगा जब इम्प्योरिटीज़ कुछ बड़ी हों, जैसे कि मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर, भूसे अगर हमारे अनाज में मिले हों तो हम इसे हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। और जो ग्रेन हम दुकान से परचेज़ करेंगे उसमें ये इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इन्हें हाथ से चुन के अलग करना आसान होता है, हम कर सकते हैं।
In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. और जब चूंकि impurities कम होती हैं तो हाथ से चुन के निकाल पाना आसान होता है और हैंड पिकिंग यूज़ किया जाता है इन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए। नीचे ये फिगर 5.3 है, इसमें देखिए ये बंदा अनाज के दानों से कुछ इम्प्योरिटीज़ नीचे निकाल के फेंक रहा है। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन में दूसरा प्रोसेस है हमारा थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने देखा होगा कि फसल हार्वेस्ट होने के बाद खेत में धान या गेहूं के डंठल पड़े होते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। और धान या गेहूं के डंठलों को जिसमें अनाज लगा हुआ है उन्हें सुखाया जाता है और उसके बाद उससे ग्रेन्स अलग किए जाते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन के सीड्स लगे होते हैं। जैसे कि अगर पैडी का क्रॉप है तो पैडी के बहुत सारे सीड्स एक स्टॉक में मिलेंगे आपको। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। अब बहुत सारे बंडल हैं स्टॉक के जो कि खेत में पड़े हुए हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। अब किसान उन इकट्ठा किए गए स्टॉक्स से ग्रेन कैसे अलग करता है। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। आप पेड़ से अमरूद या आम तो तोड़ सकते हो, लेकिन धान या गेहूं के पौधे से एक एक अनाज को चुन के निकालना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इनका साइज काफ़ी छोटा है और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। अब इन पौधों से अनाज को किस तरह निकाला जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। The process that is used to separate grains from stalks etc. is called threshing. Threshing वो प्रोसेस है जिससे अनाज के पौधे से ग्रेन्स को अनाज को अलग किया जाता है। In this process, the stalk is beaten to free the grain seeds. इस प्रोसेस में अनाज के पौधों को पीटा जाता है ज़मीन पे या किसी हार्ड सरफेस पे, जिससे ग्रेन के सीड्स बाहर आते हैं, अनाज बाहर आता है। Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grain. अगर बहुत ज़्यादा अनाज है तो उसकी थ्रेशिंग के लिए हम लोग बैलों से मदद लेते हैं या फिर मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हमारा अगला टॉपिक है विनोइंग। यहाँ फिगर 5.4 में थ्रेशिंग को दिखाया गया है। ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है जैसे कि कोई पत्थर, कोई लकड़ी, और इस पे अनाज के पौधे को किसान पीट रहा है और इससे ये काले काले ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं। विनोइंग का फिगर यहाँ है, फिगर 5.5। विनोइंग में ये औरत अनाज को इस तरह से गिरा रही है ऊपर से और हवा की मदद से अनाज से इम्प्योरिटीज़ अलग जा रही हैं। इसे देखते हैं अभी। Activity 3. Make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. हमें एक मिक्सचर तैयार करना है बालू का और सॉडस्ट का, लकड़ी के छिलकों का, या फिर पेड़ के वैसे टूटे हुए पत्ते जिन्हें क्रश किया गया हो, जिन्हें पाउडर के फॉर्म में किया गया हो, उसका और सैंड का एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस तैयार किए गए मिक्सचर को आप एक प्लेट में या फिर एक न्यूज़पेपर के ऊपर रखें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को ध्यानपूर्वक देखें। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या जो दो कंपोनेंट मिक्स किए गए हैं, एक सूखे पेड़ के पत्ते को तोड़कर और दूसरा सैंड, क्या इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर को अलग अलग करना आसान है क्या? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या दोनों ही कंपोनेंट्स के साइज एक जैसे हैं? तो नहीं हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हाथ से चुनकर इन दो सब्सटेंसेस को निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आप अपने इस पेपर पर रखे गए मिक्सचर को एक खुले मैदान में लेकर जाएं और एक ऊंची जगह खड़े हो जाएं। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। आप इस मिक्सचर को अपने कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स डाउन स्लोली। अब आप इसे हल्का टेढ़ा करें ताकि मिक्सचर धीरे धीरे नीचे गिरे। व्हाट हैपन्स, क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? तो
डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? क्या नीचे गिराते वक्त बालू और पत्तों का जो मिक्सचर था उसमें से दोनों चीज़ें एक ही जगह गिरी? तो ऐसा नहीं होगा। बालू चूँकि भारी है वो जस्ट उसके नीचे गिर जाएगा जहाँ पे आपने पेपर को टिल्ट किया है, और सॉडस्ट चूँकि ईजी है, अगर हल्का भी एयर का फ्लो है तो सॉडस्ट या फिर ट्री के लीव्स थोड़े दूर गिरेंगे। इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? तो बिल्कुल, जो कंपोनेंट हल्का होगा वो उड़ के दूर चला जाएगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट? तो क्या हवा ने मदद करी हमारी इन दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए? तो हवा की मदद से ये दोनों कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। और विंड की सहायता से दो कंपोनेंट के अलग करने के तरीके को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अगर नेचुरल विंड प्रेजेंट नहीं है तो हम हवा आर्टिफिशियली भी क्रिएट करके इस विनोइंग को करते हैं। इस विनोइंग के लिए ये ज़रूरी है कि एक कंपोनेंट हेवियर हो और दूसरा कंपोनेंट जो उड़कर दूर जाएगा, ब्लोन अवे होगा, वो कंपोनेंट लाइटर हो। अगर दोनों ही सेम वेट के कंपोनेंट होंगे तो हम विनोइंग नहीं कर सकते हैं, और विनोइंग का फिगर तो आपने देख ही लिया है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये मेथड फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि अनाज के दानों और अनाज के छिलके जो भूसे के फॉर्म में बन गए हैं उन्हें अलग किया जा सके। अनाज के छिलके कम भारी होते हैं और अनाज के दाने ज़्यादा भारी होते हैं, तो वे नीचे गिर जाते हैं और भूसे जो हस्क्स हैं वो दूर चले जाते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय विंड। हवा उन्हें दूर ले जाती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो जिस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप विनोइंग करोगे उसके जस्ट नीचे आपका ग्रेन जमा होगा, और हस्क जो है, जो लाइटर पार्टिकल है, वो हवा के बहाव में थोड़ी दूर जाके गिरेगा। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। अब ये जो हस्क ग्रेन से सेपरेट किया गया है ये कुछ और नहीं, भूसा है जो कि जानवरों के लिए खाने का काम करता है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन में अगला टॉपिक है सीविंग। इसे छानना या चालना भी कहते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी भी हम आटे से कोई पकवान बनाना चाहते हों, then we need to remove impurities and bran that may be present in it। तो आटे से सबसे पहले हमें impurity, जो गंदगी है वो, और जो चोकर, जो ब्रान है, जो आटे में पहले से मिक्स होता है, उसे हमें हटाना होगा। We use a sieve and pour the flour onto it। हम एक चालने का इस्तेमाल करते हैं और उस पे अपने आटे को पोर करते हैं, डालते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। और चलने के थ्रू जो आटे के छोटे पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाते हैं, और जो ब्रान है या फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो चलनी में ही रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। आटे के मिल में कंकड़ या फिर भूसे को अलग किया जाता है व्हीट से, उसे पीसने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। आमतौर पे एक बोरी गेहूं को एक तिरछे रखे हुए इस तरह के सीव से पास कराया जाता है, इस तरह के एक चालने से पास कराया जाता है, ताकि जो बड़े कंकड़ के टुकड़े हैं या फिर हस्क है वो ऊपर ही रह जाए। द सीव रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। ये चालना पत्थर के टुकड़ों को, अनाज के पौधों को और भूसों को हमारे ग्रेन से अलग कर देता है, जो कि विनोइंग या थ्रेशिंग के बाद बच जाते हैं हमारे ग्रेन के साथ। यहाँ पे आटे को चाला जा रहा है, इसका एक फिगर दिखाया गया है, सीविंग। तो आटे को इस तरह चाल के हम इससे चोकर है, जो ब्रान है, उसे अलग करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। आपने इसी तरह का चलना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखा होगा, जहाँ पे घर बन रहे होते हैं वहाँ पे भी देखा होगा।
तो ये जो फोटो मैंने आपको पहले दिखाई, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे रखे गए एक स्लैंटेड मतलब तिरछे रखे हुए चलने का एग्जाम्पल है। अब इस चालने पे बालू को चाला जाता है ताकि उससे जो पत्थर हैं वो बाहर निकाले जा सकें। टू सेपरेट पीबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, बालू से कंकड़ पत्थर बाहर निकालने के लिए इस चालने का इस्तेमाल होता है। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास में एक चलनी और आटा लेकर आना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, आटा को चालिए और उसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उसे बाहर निकालिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, चॉक के टुकड़ों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसे आटे में मिलाएं। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग, अब बताइए कि क्या हम आटे को और इस बनाए गए चॉक के पाउडर को मिक्स करके क्या इसे छन्नी से चलनी से चाल के अलग कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चॉक पाउडर और आटे के पार्टिकल्स का साइज़ लगभग बराबर होगा और सीविंग जो है, ये छानने का जो प्रोसेस है, ये चालने का जो प्रोसेस है, ये तभी कारगर होता है जब वैसे दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हों जिनका साइज़ एक दूसरे से अलग हो। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, सीविंग तभी यूज़ किया जा सकता है जब दो कंपोनेंट्स जो आपस में मिक्स हैं उनका साइज़ डिफरेंट हो। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन में अगला है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग, कभी कभी कंपोनेंट्स के मिक्सचर को केवल हवा की मदद से या फिर हाथ से चुन के अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस, चावल या दाल में मिट्टी के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है जिसे हम विनोइंग से या फिर हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर पाते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हम विनोइंग या हैंड पिकिंग से नहीं अलग कर पाते, उन्हें किस तरह निकाला जाता है खाना बनाने से पहले? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, तो चावल या दाल को पकाने से पहले उसे धोया जाता है पानी से। When you add water to these, the impurities like dust and soil particles get separated. जब आप चावल या दाल को पानी से धोएंगे तो उससे जो डस्ट पार्टिकल हैं या फिर सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं मिट्टी के, वो अलग हो जाते हैं। These impurities go into water which becomes a little muddy, तो ये जो डस्ट पार्टिकल हैं और सॉइल के पार्टिकल हैं ये पानी में ही घुल जाते हैं और पानी को थोड़ा मडी बनाते हैं, गंदा करते हैं, और बाद में हम पानी को बहा के उन पार्टिकल्स से छुटकारा पाते हैं। नाउ what will sink to the bottom of the vessel, राइस और डस्ट? अब चूँकि राइस ज़्यादा भारी है डस्ट के मुकाबले, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पानी मिलाएंगे तो जो सिंक करेगा, पानी में डूबेगा, वो राइस होगा न कि डस्ट। डस्ट तो पानी में मिक्स करके मडी वाटर बनाएगा, मड कीचड़ को कहते हैं, तो कीचड़ नुमा वाटर बनाएगा। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर, क्या आपने देखा है कि जिस वेसल में चावल या दाल रखा गया है और उसमें पानी डाला है, तो उस वेसल को हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं ताकि जो मडी वाटर है, जो गंदा पानी है, वो बाहर निकल सके। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. अब जो भारी ग्रेन था वो पानी में नीचे बैठ गया और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो पानी में मिक्स कर गए, तो जब हेवियर कंपोनेंट नीचे पानी में बैठ जाए तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. और जब बर्तन को टेढ़ा करके हमने गंदे पानी को उससे निकाल लिया और उसके साथ साथ डस्ट भी निकल गए, तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से अलग किए जाने वाले कुछ और भी मिक्सचर्स के बारे में पता करेंगे। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। अब यही सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है वैसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो आपस में मिल नहीं पाती।
जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर, इसे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से काफ़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से हम ऑयल एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो वैसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं कर पाती हैं, उन्हें कुछ देर अगर छोड़ दिया जाए तो वे अपने आप ही दो लेयर बना लेती हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब वो लिक्विड जो ऊपरी सतह पे है उसे डिकेंटेशन की मदद से काफ़ी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एक बार फिर से सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कंसीडर करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव टी लीव्स। अब चाय बनाने के बाद चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं? ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। अब अगर आप थोड़ी देर चाय को छोड़ दोगे, चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी और आप ग्लास को या फिर चाय के पतीले को टेढ़ा करके उससे चाय निकाल लोगे। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आपके चाय में कुछ चाय की पत्तियां आ जाएंगी। नाउ पोर द टी थ्रो अ स्टेनर। और जब आपने डिकेंटेशन यूज़ कर लिया तो आप एक छन्नी का भी इस्तेमाल करें। चाय छानने वाली छन्नी से चाय को छानें। डिड ऑल टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। तो इस बार जितनी भी चाय की पत्तियां होंगी वो सारे आपकी छन्नी में ही रह जाएंगी। तो ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है स्टेनर के थ्रू, छन्नी के थ्रू, ये बेहतर है डिकेंटेशन से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो ये छन्नी की मदद से जो फिल्टर कर रहे हैं हम चाय की पत्ती को चाय से, इसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे और ये फिल्ट्रेशन बेटर है डिकेंटेशन से। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो बेशक फिल्ट्रेशन बेटर है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में सारी चाय की पत्तियाँ हमारी छन्नी में ही बच गई और डिकेंटेशन में कुछ चाय की पत्तियाँ हमारे चाय में आ रही थी। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। तो क्या हमें हर समय साफ और सुरक्षित पानी ही मिलता है जिसे हम पी सकें? तो ऐसा नहीं होता है, पानी हमें गंदा भी मिलता है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। तो पानी जो नलों के थ्रू सप्लाई किया जाता है वो कुछ समय गंदा भी हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी। अगर आप पानी नदी या पोखरे से लेंगे तो वो भी आपको मडी मालूम होगा, गंदा मालूम होगा, कीचड़नुमा मालूम होगा। स्पेशली आफ्टर रेन्स, और अगर बारिश हुआ हो तो ये पानी तो काफ़ी मडी होते हैं। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। आइए देखते हैं कि क्या कोई तरीका हो सकता है कि सॉइल जो वाटर में मिलकर मडी वाटर बना रहा है, इसे हम अलग कर सकते हैं या नहीं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर। किसी पोखरे, तालाब या फिर नदी से आप मडी वाटर इकट्ठा करें। इफ़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो आप एक ग्लास में ही मिट्टी मिला लें, आपका मडी वाटर तैयार हो जाएगा। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब इस ग्लास में जो मिट्टी मिलाई गई है उसे थोड़ी देर छोड़ दें, आधे घंटे के लिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। इस पानी को ध्यान से देखें और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। डज सम सॉइल सेटल एट बॉटम ऑफ वाटर। क्या पानी के निचले सतह पे कुछ मिट्टी जाकर जमा हो गई है और क्यों हो गई है? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो ऐसा सेडिमेंटेशन के कारण हुआ है, मिट्टी के पार्टिकल्स हेवियर थे, वो पानी के सतह में जाकर बैठ गए हैं और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब आप अपने उस ग्लास को टेढ़ा करें जिसमें आपने पानी और मिट्टी मिलाई है, जिसे हमने कुछ देर छोड़ा था, और उसमें ऊपर जो साफ पानी है उसे दूसरे ग्लास में कलेक्ट करें। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहेंगे। इज दिस वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। तो दूसरे ग्लास में भी जो पानी आपने इकट्ठा किया होगा वो भी थोड़ा गंदा तो जरूर होगा। नाउ फिल्टर इट। अब आप
इसे फिल्टर करने की कोशिश करें। डिड द टी स्टेनर वर्क, तो क्या चाय की छन्नी इस केस में काम करेगी? तो नहीं करेगी, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है और इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, तो चाय की छन्नी तो काम नहीं करेगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। अब आप इसे एक कपड़े के टुकड़े से छानने की कोशिश करें। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवेन थ्रेड्स। कपड़े के धागे जिनसे बुनाई होती है उनके बीच में छोटे छोटे छेद बच जाते हैं और वही छोटे छेद इस बार हमारे काम आएंगे दूसरे ग्लास में रखे कम मडी वाटर को फिल्टर करने के लिए। These pores in cloth can be used as a filter। तो ये जो छोटे छेद हैं ये इस बार फिल्टर का काम करेंगे। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores। अब कपड़े से छानने के बाद अगर आपका पानी अब भी गंदा दिखाई दे रहा है तो किसी ऐसे सब्सटेंस से, किसी ऐसे फिल्टर से इसे छाना जा सकता है जिसके छेद इससे भी छोटे हों, कपड़े के धागों के बीच में जो छेद होता है उससे भी छोटे हों। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो इसके लिए हम फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर पेपर में बहुत ही छोटे छेद होते हैं जो इस तरह के मडी वाटर को फ़िल्टर करने के काम आएंगे। फिगर 5.9 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। नीचे है फिगर 5.9 जिसमें दिखाया गया है कि फ़िल्टर पेपर को किस तरह यूज़ करना है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज़ फिक्स्ड ऑनटू अ फनल। एक फ़िल्टर पेपर को इस तरह से कोन के फॉर्म में बना के एक फनल पे इस तरह रखा गया है। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑनटू द फिल्टर पेपर। और मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर है हमारा जो कम मडी है उसे हम यहाँ पे डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब इससे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो इससे पास नहीं कर पाएंगे और हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। तो ये फिगर 5.9 है, किस तरह फ़िल्टर पेपर को हमें फोल्ड करके कोन बनाना है, और फिगर 5.10 है फ़िल्टर पेपर से किस तरह फिल्ट्रेशन हो रहा है। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल के जब जूस निकाले जाते हैं तो जूस निकालने से पहले उसके गूदे से जो बीज हैं या फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको अलग करने के लिए उन्हें फ़िल्टर किया जाता है। द मेथड ऑफ filtration is also used in process of preparing cottage cheese, पनीर in our homes। फिल्ट्रेशन का ये तरीका पनीर बनाने के भी काम आता है। हम जब घरों में पनीर बनाते हैं तब भी फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। तो पनीर बनाने के लिए उबलते दूध में हम 2 बूंद नींबू का रस डालते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो नींबू डालने के बाद दूध में कुछ पनीर के सॉलिड पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं और एक लिक्विड दिखाई देता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू फाइन क्लोथ और अ स्टेनर। और ऐसा होने के बाद हम पनीर को छान लेते हैं एक सूक्ष्म कपड़े से या फिर एक छन्नी से। तो ये फिल्ट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स थे। अगला प्रोसेस है हमारा इवापोरेशन। एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल। एक बीकर में पानी लेकर उसे गर्म करें और उसे उबलने दें। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। अगर आप इसे लगातार उबालते रहेंगे तो ये पानी भाप बनकर उड़ जाएगा कम्प्लीटली। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब आप पानी में 2 चम्मच नमक मिलाएं और उसे पूरी तरह मिला लें, स्टिर कर लें। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर? तो क्या आपको पानी के कलर में कोई चेंज दिखा? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? तो स्टिर करने के बाद पानी में आपको नमक दिखाई नहीं देगा, वो उसमें मिक्स कर जाएगा, घुल जाएगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब नमक वाले पानी को आप उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी उड़ नहीं जाता, और पानी उड़ने के बाद हमें बीकर में क्या मिलेगा? तो बीकर में हमें वो नमक मिलेगा जो हमने पानी में मिलाया था।
In this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. तो वाटर और साल्ट का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे अलग करने के लिए हमने इवापोरेशन का यूज़ किया। हमने हीट करके वेपर्स पानी से बाहर निकलवाए और हमारे बीकर में केवल सॉल्ट बच गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। पानी से भाप बनाने के प्रोसेस को ही इवापोरेशन कहते हैं। The process of evaporation takes place continuously when water is present. Evaporation का process हमेशा चलता रहता है जब भी पानी मौजूद होता है। Where do you think salts come from? आप क्या सोचते हैं ये नमक कहाँ से आता है? Sea water contains many salts mixed in it. समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक मिला होता है। One of these salts is the common salt. इनमें से एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. जब समुद्र के पानी को छोटे छोटे गड्ढों में रहने दिया जाता है तो सनलाइट की मदद से इवापोरेशन होता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है और उन गड्ढों में केवल नमक बचता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट। तो केवल गड्ढे में सॉलिड सॉल्ट बच जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब ये जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है डायरेक्ट सी वाटर से, इसमें बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं तो इसे और प्यूरिफाई करके हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है जिसे हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। तो ये कॉमन सॉल्ट निकाले जाने के प्रोसेस को दिखाया गया है इस फिगर में। यहाँ सी है और इस छोटे गड्ढों में सी वाटर को कलेक्ट किया गया है और ये कॉमन सॉल्ट हमारा दिखाया गया है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कभी कभी हम एक से ज़्यादा सेपरेशन के मेथड को यूज़ करते हैं जब एक मेथड काम नहीं आता। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो कभी कभी एक मेथड से काम नहीं चलता तो हमें और भी मेथड लगाने पड़ते हैं। In such a situation we need to use more than one of these methods. तो ऐसे सिचुएशन में हम एक से ज़्यादा मेथड लगाते हैं। एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज। एक बालू और नमक का मिक्सचर, इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने पहले ही देखा है कि हाथ से चुन के नमक और बालू को निकालना आसान नहीं है, ये फिजिबल नहीं होगा। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। तो इस पानी और नमक के मिक्सचर को एक बीकर में रखें और उसमें पानी ऐड करेंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और बीकर को थोड़ी देर छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो कुछ देर बाद आपको बालू पानी के सतह पे बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। तो अब ये सैंड जो नीचे बैठ गया है इसे डिकेंटेशन से या फिर फिल्टर करके हम निकाल सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब जो लिक्विड बाहर निकला, सैंड तो निकल ही गया और बचा जो लिक्विड उसमें क्या है, तो उसमें नमक बचा। जो हमने सैंड और नमक का मिक्सचर लिया था तो पानी में नमक मिला हुआ है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। तो बिल्कुल पानी में नमक ही है जो हमने शुरुआत में लिया था। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। तो डिकेंटेशन से जो वाटर और नमक का मिक्सचर अलग किया गया है उसे अब सेपरेट करना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लीड। अब इस केटल में उस नमक और वाटर के मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके ढक्कन को बंद करेंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अब जब आप इसे गर्म करेंगे नमक और पानी के मिक्सचर को, तो इस केटल की टोंटी से, स्पाउट से आपको स्टीम, भाप बाहर आता हुआ दिखाई देगा। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13। तो यह फिगर 5.13। तो इस तरह एक प्लेट पे आइस के कुछ टुकड़े लेने हैं और इस भाप को इस तरह इस आइस के प्लेट से टकराना है। What do you observe? Let all the water in the kettle boil off। और जब आइस के प्लेट से
जो वेपर है वो टकराएगा तो ठंडा होगा और लिक्विड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हम केतली में पानी और नमक के मिक्सचर को बॉयल कर रहे हैं उसे बॉयल होने देंगे जब तक हमारा नमक अलग नहीं हो जाता। When the steam comes in contact with metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water। तो जब ठंडे बर्फ़ के कांटेक्ट में आता है गर्म भाप तो वो ठंडा हो जाता है और वापस से लिक्विड बनाता है पानी का। The water drops that you observe falling from plate were due to condensation of steam। जो पानी के बूंद आपको दिखाई दे रहे हैं उस प्लेट पे, यहाँ दिखाया गया है ये पानी के बूंद जो इस प्लेट पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कंडेंसेशन के कारण फॉर्म हुआ है। ये वेपर कंडेंस होके पानी का ड्रॉप बनाया, वाटर का ड्रॉप बनाया। The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation। वाटर वेपर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। Did you ever see water drops condensed under the plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। एक दूध जिसको उबाला गया हो जस्ट और उसके ऊपर एक मेटल का लिड रखा गया हो, एक कवर रखा गया हो और उसे जब आप थोड़ी देर बाद हटाते हो तो आपको पानी के कुछ बूंद उस लिड से, उस ढक्कन से टपकते दिखाई पड़ेंगे। तो वो कंडेंस्ड वाटर है जो वाटर वेपर ठंडा होकर बना है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब जब सारा पानी उड़ जाएगा केतली से तो उसमें बचेगा केवल नमक। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब हमने यहाँ 4 प्रोसेसेस यूज़ करी एक मिक्सचर जिसमें सॉल्ट, सैंड और वाटर मिला था। इन सभी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हमने सबसे पहले फिल्टरेशन से या फिर डिकेंटेशन से सैंड को अलग किया। अब हमारे पास एक मिक्सचर था जिसमें वाटर और नमक मिला था। हमने वाटर और नमक के मिक्सचर को हीट किया जिससे हमें वाटर वेपर मिला और वाटर वेपर को बर्फ़ की मदद से कंडेंस करा के हमने वाटर कलेक्ट कर लिया और हमारे केटल में बच गया सॉल्ट। तो सॉल्ट, सैंड और वाटर तीनों ही अलग हो गए। Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in small amount of sand. She then tries the method suggested in activity 7. तो पहेली को एक समस्या हो गई। उसने एक नमक के पूरे पैकेट को थोड़े से सैंड में, थोड़े से बालू में मिलाया और वो अब सैंड और सॉल्ट को अलग नहीं कर पा रही है। She found, however, that she could recover only small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? अब चूँकि उसने सैंड बहुत ज़्यादा ले लिया है और सॉल्ट बहुत ही कम लिया है तो इस कारण उसे ये दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत वो सॉल्व कर सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करे। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि क्या पानी कितना भी चीज़ अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है? तो नहीं कर सकता। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। चैप्टर 4 में हमने देखा है कि वाटर में बहुत सारे सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। और हम कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस जो पानी में घुल जा रहे हैं वो वाटर में सॉल्यूबल हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अब क्या होगा जब हम इन soluble substances की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, एक सीमित पानी में मिलाएं? अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले लें और पानी केवल 1 गिलास हो तो कैसे चलेगा? ये आगे देखेंगे। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। आपको एक बीकर की ज़रूरत पड़ेगी, एक चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, नमक और पानी चाहिए। Pour half a cup of water in the beaker. बीकर में आधा पानी लें। Add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolves completely. अब इस आधे कप पानी में आप 1 चम्मच सॉल्ट मिलाएं और उसे अच्छी तरह स्टिर करें जब तक कि सॉल्ट पानी में मिल नहीं जाता। Again add a teaspoonful of salt and stir well. एक बार और आप एक और चम्मच डालें सॉल्ट का और उसे मिलाएं। Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. अब ऐसा करते जाएं आप, तब तक नमक ऐड करते जाएं जब तक ऐड हो रहा है और आप जब तक वो
डिसअपियर हो रहा है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट बॉटम ऑफ द बीकर। अब कुछ चम्मच सॉल्ट के मिलाने के बाद आपको दिखाई देगा कि अब सॉल्ट पानी में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है और सॉल्ट पानी के बॉटम में जाके जमा हो रहा है। इफ़ यस, दिस मीन्स नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड in the amount of water we have taken, the solution is now said to be saturated। अगर ऐसा आपको हो रहा है कि सॉल्ट नीचे जाकर बैठ रहा है पानी के, तो अब इससे ये पता चलता है कि पानी में पर्याप्त नमक मिल चुका है, अब और नमक पानी में नहीं मिल सकता, और ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो जब पहेली बहुत ज़्यादा सॉल्ट से सैंड निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा वो यहाँ बताया जा रहा है। Perhaps the quantity of salt was much more than required to form a saturated solution। तो जितना saturated solution बन सकता था सॉल्ट पानी में मिलाने से, पहेली ने उससे ज़्यादा सॉल्ट ले लिया। The undissolved salt would have remained mixed in the sand and could not be recovered। अब जो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं हो सका और नीचे बैठा रहा, उसके साथ कुछ सैंड मिक्स्ड बचे रह गए। She could solve her problem by using large quantity of water। अगर पहेली अपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करे तो उसकी ये समस्या ठीक हो सकती है। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture। मान लीजिए कि अगर पहेली के पास उतना ज़्यादा पानी नहीं है कि वो पूरे सॉल्ट को डिसॉल्व कर सके। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड। तो क्या कोई और तरीका है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम कुछ और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकें? तो हाँ, तरीका है, इसे हम एक्टिविटी 9 में देखेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। एक बीकर में पानी लें और उसमें इतना नमक मिलाएं कि और नमक उसमें डिसॉल्व नहीं हो सके। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। और ऐसा करने से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट और वाटर का। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है आपके पास सॉल्ट और वाटर का, इसमें थोड़ा और सॉल्ट ऐड करें और इस मिक्सचर को गर्म करें। व्हाट डू यू फाइंड? व्हाट हैपेंस टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। अब जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट आपके नॉर्मल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बचा हुआ था बीकर के बॉटम में, वो गर्म करने के बाद गायब हो जाएगा, मतलब कि पानी में डिसॉल्व कर जाएगा। डज इट डिसॉल्व नाउ? तो हाँ, ये डिसॉल्व कर गया। इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो इसकी भी एक सीमा है कि गर्म करने पर, कितना गर्म करने पर कहाँ तक ये सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। अगर आप इस गर्म किए गए सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व किया है, इसे आप ठंडा होने देंगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट जो आपने अलग से डिसॉल्व करवाया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो आपको वापस से बॉटम में पड़ा हुआ मिलेगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हीट करके, उस सॉल्यूशन को हीट करके। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out। क्या पानी में हर तरह के soluble substance का equal amount ही dissolve होता है? कहने का आशय ये कि अगर हम पानी में नमक और चीनी मिला रहे हैं तो क्या नमक और चीनी का equal amount पानी में dissolve होगा? तो एक्टिविटी 10 हमारा इसी बारे में है। टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them। 2 ग्लास लें और उसमें आधा आधा कप पानी डालें। Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves। Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates। तो पहले बीकर में आप साल्ट मिलाएं और तब तक मिलाते रहें जब तक आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए।
रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। अब आप गिने कि आपने कितने चम्मच नमक मिलाया है पहले वाले ग्लास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। इन टेबल 5.2 में आप इस ऑब्जर्वेशन को लिखें। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अब सिमिलर एक्टिविटी को आप शुगर के साथ भी करें। शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं वाटर में और नंबर ऑफ स्पून्स काउंट करें। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और ये टेस्ट आप कुछ और भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ चेक कर सकते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? तो टेबल 5.2 में आपको सॉल्ट के नंबर ऑफ स्पून्स अलग मिलेंगे और शुगर के नंबर ऑफ स्पून्स अलग मिलेंगे। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? तो यहाँ से आपको यह पता चलेगा कि पानी में चीजें अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व होती हैं। माना कि अगर आधा कप पानी में नमक का 10 चम्मच डिजॉल्व होता है तो चीनी का 8 चम्मच ही डिजॉल्व होता है या 7 चम्मच ही डिजॉल्व होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये टेबल 5.2 है। एक्टिविटी करके आपको यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने इस चैप्टर में मिक्स सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के कुछ मेथड्स देखे। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory। तो यहाँ जो कुछ मेथड्स आपको बताए गए हैं उनमें से कुछ मेथड साइंस लेबोरेटरी में भी सेपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid। हमने यहाँ जाना कि एक सॉल्यूशन तैयार होता है जब हम किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि पानी में नमक को डिसॉल्व किया तो नमक का वाटर में सॉल्यूशन बना। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड तब कहेंगे जब वो और डिसॉल्व नहीं कर सकता उस सब्सटेंस को। जैसे कि एक सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना वाटर में तो उसे सैचुरेटेड हम तब कहेंगे जब उस सॉल्यूशन में और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। और नीचे समरी दे रखी है और क्वेश्चन को हम लोग अलग से कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 6 की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।